हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विथ मनीष सोनी यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड एग्ज़ाम के द्वारा जारी किए गए प्रश्न बैंक को आगे सॉल्व करेंगे। देखिएगा, हमने इस प्रश्न बैंक के 85 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 86 से। तो चलिएगा, आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 86 पर। 86 क्वेश्चन है, मेथिल आयोडाइड व सोडियम फिनेट की अभिक्रिया से एनिसोल का निर्माण होता है, इस अभिक्रिया को कहते हैं। मेथिल आयोडाइड व सोडियम फिनेट की अभिक्रिया से, ये मेथिल आयोडाइड होता है CH3I और ये होता है सोडियम फिनेट की अभिक्रिया से एनिसोल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऐसी अभिक्रिया मैंने आपको पढ़ा रखी है। फिटिक अभिक्रिया है क्या? नहीं, फिटिक अभिक्रिया नहीं है। वुड्स अभिक्रिया है क्या? वुड्स अभिक्रिया भी नहीं है। इटार्ड अभिक्रिया भी नहीं है। कौन सी अभिक्रिया है? विलियमसन ईथर संश्लेषण। तो ये एनिसोल का निर्माण होता है। एनिसोल होता है फिनाइल OCH3, है ना। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? विलियमसन अभिक्रिया। तो आंसर हो जाएगा बे। क्वेश्चन नंबर 87, केनिजारो अभिक्रिया निम्न में से कौन नहीं देगा? तो केनिजारो अभिक्रिया कौन देते हैं? वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होता है। वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है? अनुपस्थित। केनिजारो अभिक्रिया देते हैं। अब चेक करते हैं, देखो कौन नहीं देगा ये पूछा है। केनिजारो रिएक्शन इज़ नॉट गिवन बाय, पहला ऑप्शन है HCHO, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये केनिजारो अभिक्रिया देगा। C6H5CHO, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये है केनिजारो अभिक्रिया देगा। तीसरा ऑप्शन है CH3CHO, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये केनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा। और चौथा है CCl3CHO, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब यह है भी केनिजारो अभिक्रिया देगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा CH3CHO, ऑप्शन नंबर C। क्लीमेंसन अपचयन में कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया करवाई जाती है। तो क्लीमेंसन अपचयन में कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया करवाई जाती है किसके साथ? जिंक Hg प्लस सांद्र HCl के साथ। क्या होता है क्लीमेंसन अपचयन? कार्बोनिल यौगिकों का, जब कार्बोनिल यौगिकों का, जैसे अपन एक कार्बोनिल यौगिक ले लिया CH3CO, है ना, एसीटोन, इसका जब अपचयन जिंक Hg यानी जिंक अमलगम सांद्र HCl के द्वारा करवाया जाता है, तो जो CO समूह होता है वो CH2 में बदल जाता है। CH3CH2CH3, इस प्रकार का जो अपचयन होता है जिसमें कार्बोनिल यौगिक एल्केन में परिवर्तित होते हैं, इसे क्या कहते हैं? क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा, पहला तो नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन दे रखा है जिंक Hg प्लस HCl, और चौथा भी यही दे रखा है, तो आंसर बे भी होगा और आंसर दे भी होगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 89 है ना, इसमें ऑप्शंस गलत लिखे हुए हैं, दोनों बे और दे दोनों हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 88 में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया आसानी से देगा? तो देखिएगा, आपको एक बात याद रखनी है कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति कार्बोनिल यौगिक की जो क्रियाशीलता होती है वो त्रिविम बाधा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी त्रिविम बाधा जितनी ज़्यादा होगी, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता उतनी ही क्या होगी? कम होगी। त्रिविम बाधा का मतलब है समूहों का आकार। CO समूह पर जुड़े हुए समूह का आकार जितना बड़ा होगा त्रिविम बाधा उतनी ही ज़्यादा होगी,
और कार्बोनिल यौगिक की क्रियाशीलता उतनी ही क्या होगी, कम। किसके प्रति, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति। तो हम चारों ऑप्शंस को चेक करते हैं और ये देखते हैं कि किस कार्बोनिल यौगिक में CO समूह पर सबसे छोटे समूह लगे हुए हैं। तो सबसे छोटे समूह जिसमें लगे होंगे ना, उसकी क्रियाशीलता उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा। तो यहाँ पे आप देखो CH3CHO में CH3 समूह लगा हुआ है और एक H लगा हुआ है ना। दूसरा है CH3CO CH3, इसमें 2 CH3 लगे हुए हैं। C6H5CHO में एक तो C6H5 समूह लगा हुआ है और एक क्या लगा हुआ है, H, और HCHO में दोनों ही H लगे हुए हैं। तो बताओ सबसे छोटे समूह किस में लगे हुए हैं, फॉर्मेल्डिहाइड में। तो आंसर क्या हो जाएगा, द। अगला क्वेश्चन है, रोजेंडमुंड अभिक्रिया में अपचयक क्या होता है। तो रोजेंडमुंड अभिक्रिया में अपचयक होता है PD + BaSO4, पैलेडियम + बेरियम सल्फेट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। IUPAC नेम ऑफ एसीटोन, एसीटोन का IUPAC नाम क्या होगा। तो एसीटोन का सूत्र होता है CH3CO CH3, 3 कार्बन है तो प्रोपेन + ऑन, तो नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन। आंसर से। तो एसीटोन का IUPAC नाम होता है प्रोपेनॉन। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीकरण पर बनने वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर नॉट सेम व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन। तो इसका आंसर होगा, देखो कीटोन जो होता है ना, कीटोन, उसका जब ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो पहली बात तो आसानी से ऑक्सीकरण होता ही नहीं है ना। प्रबल ऑक्सीकारक के द्वारा इसका ऑक्सीकरण करवाया जाता है उच्च ताप पर। तो फिर कम कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, है ना। कीटोन देखो, पहला कीटोन है, ये भी सूत्र भी गलत ही दे रखा है इन्होंने, CH3CO CH3 है ये। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक अम्ल के विभेदन में काम आता है। तो ये आपको याद रखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट काम आता है। फिनॉल और कार्बोक्सिलिक अम्ल के विभेदन में किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का। निम्नलिखित अभिक्रिया में X होगा। तो CH3CHO + HCN से साइनोहाइड्रिन बनता है, साइनोहाइड्रिन बनता है। तो बताओ साइनोहाइड्रिन इसका आंसर होगा। तो आंसर हो जाएगा बे, साइनोहाइड्रिन। निम्नलिखित में 3 डिग्री अमीन है। तो 3 डिग्री अमीन वो अमीन होती है जिसमें N क्रियात्मक समूह होता है, और N क्रियात्मक समूह किस में है, बे में। देखो इसमें NH2 क्रियात्मक समूह है, NH2 क्रियात्मक समूह हो तो 1 डिग्री अमीन होती है, NH क्रियात्मक समूह हो तो 2 डिग्री अमीन होती है, और N क्रियात्मक समूह हो तो 3 डिग्री अमीन होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बे। क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कह रहा है एमाइड + ब्रोमीन + NaOH से बना X और X से बना Y। तो देखो ये अपना है एमाइड RCONH2 और इसकी अभिक्रिया करवाई गई Br2 + NaOH के साथ। तो ये है हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। और हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया में मैंने आपको बताया था कि जो CO समूह होता है वो बाहर निकल जाता है। तो बताओ क्या बन गया, RNH2। क्या बन गया, RNH2। उसके बाद में ये कह रहा है कि Y क्या होगा। अब Y के लिए इसने कुछ दे नहीं रखा है, लेकिन ऑप्शंस को अगर चेक करें तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा CHCl3 + KOH, है ना, इसमें लिखा हुआ नहीं है। तो RNH2 + CHCl3 + KOH से क्या बन जाएगा, RNC बन जाएगा, आइसोसाइनाइड कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ठीक है, तो आंसर इसका बे होगा, लेकिन ये क्वेश्चन पूर्ण रूप से सही नहीं है। X से Y जो है ना, उसमें तीर के निशान के ऊपर इनको लिख के देना चाहिए था क्लोरोफॉर्म + KOH, है ना। और ये अभिक्रिया कौन सी होती है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया।
C3H9N प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन के क्वथनांक का मान सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो याद रखिएगा, प्राथमिक एमीन का क्वथनांक सबसे ज़्यादा होता है, द्वितीयक एमीन का क्वथनांक उससे कम होता है, तृतीयक एमीन का क्वथनांक सबसे कम होता है, क्योंकि प्राथमिक एमीन में NH2 समूह होता है, द्वितीयक एमीन में NH समूह होता है और तृतीयक एमीन में N समूह होता है। जब एमीन में NH2 समूह होता है तो हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है, NH समूह होने पर हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति थोड़ी कम हो जाती है और N समूह होने पर हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति बिल्कुल भी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसमें एक हाइड्रोजन है और इसमें कितने हाइड्रोजन है? दो। तो आंसर हो जाएगा प्राथमिक एमीन। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करता? तो देखिएगा, प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक शर्त होती है कि उसमें सममिति तत्व अनुपस्थित होने चाहिए। सममिति तत्व क्या होने चाहिए? अनुपस्थित। सममिति तत्व कौन कौन से बताए थे मैंने आपको? एक तो बताया था सममित तल, एक बताया था मैंने आपको सममित अक्ष और एक बताया था मैंने आपको सममित केंद्र। अगर ये तीनों में से कोई भी एक सममित तत्व उपस्थित है किसी यौगिक में तो वो प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाता। तो इस प्रश्न को अपन देखते हैं, देखिएगा कैसे सॉल्व होगा। 1 ब्यूटेनॉल, तो 1 ब्यूटेनॉल का सूत्र होता है ये, और 1 ब्यूटेनॉल में बताओ क्रियल कार्बन है क्या? क्रियल कार्बन नहीं है, इसका मतलब ये प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाएगा, इसका आंसर यही होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं 2 ब्यूटेनॉल को। 2 ब्यूटेनॉल के अंदर क्रियल कार्बन है ना? मैंने आपको बताया था अगर किसी यौगिक में एक क्रियल कार्बन हो तो वो 100% क्या होता है? प्रकाशिक सक्रिय होता है, यानी प्रकाशिक समावयवता दर्शाता है। तो 2 ब्यूटेनॉल दर्शाएगा। लैक्टिक अम्ल का सूत्र होता है CH3 CH COOH OH, इसमें भी क्रियल कार्बन है, इसका मतलब ये भी प्रकाशिक समावयवता दर्शाएगा। और 2 क्लोरोब्यूटेन, तो 2 क्लोरोब्यूटेन का सूत्र होता है ये, और इसमें भी क्रियल कार्बन है। ये देखो, ये रहा कार्बन, क्रियल कार्बन बताया था जिसके चारों समूह क्या हों? अलग अलग प्रकार के, तो ये भी दर्शाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा A। मीजो टार्ट्रिक अम्ल ध्रुवण घूर्णकता प्रदर्शित नहीं करता। तो देखो, मीजो टार्ट्रिक अम्ल होता है ये COH COH H COH H और COOH। मीजो टार्ट्रिक अम्ल के अंदर ध्रुवण घूर्णकता नहीं होती क्योंकि इसके अंदर सममित तल पाया जाता है, और सममित तल पाए जाने के कारण इसमें आंतरिक प्रतिकार होता है और ये प्रकाशिक निष्क्रिय होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा C, है ना? सही लिखा हुआ नहीं है, सममित तल विद्यमान है, ये होना चाहिए ऑप्शन, सममित तल विद्यमान है। तो मीजो टार्ट्रिक अम्ल प्रकाशिक सक्रिय नहीं होता, ध्रुवण घूर्णकता नहीं दर्शाता, इसका कारण है सममित तल उपस्थित होने के कारण, या फिर अपन कह सकते हैं आंतरिक प्रतिकार के कारण। कौन सा प्रतिकार? आंतरिक प्रतिकार। घूर्णन कोण का मान किन कारकों पर निर्भर करता है? प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर, विलयन के ताप पर, विलयन की सांद्रता पर, उपयुक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ तक अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे वन लाइनर क्वेश्चंस की। तो देखिएगा, वन लाइनर क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है, यदि किसी ठोस में x अवयव है तो चतुष्फलकीय छिद्र कितने होंगे? तो आपको मैंने बताया था कि किसी निबिड़ संकुलन में या किसी ठोस में अगर अवयवी कणों की संख्या x होती है तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर होती है, यानी x ही होती है। चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या दोगुनी होती है, यानी कितनी? 2x। तो आंसर हो जाएगा इसका 2x, है ना? अगला क्वेश्चन देखो, एक स्मॉल m और एक स्मॉल m यूरिया और एक स्मॉल m ग्लूकोज में किसका वाष्प दाब अधिक होगा? तो देखो, यूरिया और ग्लूकोज की यदि हम बात करें तो यहाँ पर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा दे रखी है, ग्लूकोज की सांद्रता ज़्यादा दे रखी है, यानी ग्लूकोज की मात्रा क्या है? ज़्यादा, और यूरिया की मात्रा क्या है? कम है। तो मात्रा जितनी ज़्यादा होगी वाष्प दाब में अवनमन उतना ही ज़्यादा होगा, वाष्प दाब में
अवनमन उतना ही क्या होगा, ज़्यादा। और वाष्प दाब में अवनमन ज़्यादा होने का मतलब है वाष्प दाब में क्या आएगी, कमी आएगी। वाष्प दाब में क्या आएगी, कमी आएगी। तो बताओ वाष्प दाब में अवनमन किसका ज़्यादा होगा, जिसमें पदार्थ की मात्रा या ठोस कणों की मात्रा ज़्यादा होगी। तो ग्लूकोज के वाष्प दाब में ज़्यादा अवनमन होगा, अवनमन का मतलब कमी, और अवनमन ज़्यादा होगा इसका मतलब इसका वाष्प दाब कम हो जाएगा। तो ज़्यादा वाष्प दाब किसका होगा, यूरिया का होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, यूरिया। समझ में आ गया होगा आपके कि जिसकी सांद्रता ज़्यादा है, जिसकी सांद्रता ज़्यादा है उसके कणों की संख्या ज़्यादा होगी, और कणों की संख्या ज़्यादा होगी तो वाष्प दाब में अवनमन ज़्यादा होगा, और वाष्प दाब में अवनमन ज़्यादा होगा इसका मतलब वाष्प दाब कम हो जाएगा। तो ग्लूकोज का वाष्प दाब कम होगा और यूरिया का वाष्प दाब अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, फ्रैंकल और श्योटकी दोनों दोष दर्शाने वाले यौगिक कौन है, कौन सा है, ऐसे लिखा है इसमें, कौन है नहीं है, कौन सा यौगिक, ऐसे आपको याद रखना है। तो ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है, AgBr। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा आयनिक ठोस है जो फ्रैंकल दोष भी दर्शाता है और श्योटकी दोष भी दर्शाता है। बहुलकों का मोलर द्रव्यमान किस अणु संख्या गुणधर्म से ज्ञात करते हैं। तो याद रखिएगा बहुलकों का जो मोलर द्रव्यमान है वो परासरण दाब के द्वारा क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। ये सबसे अच्छी विधि है वृहद आणविक अणुओं का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने की सबसे बेस्ट विधि है परासरण दाब पाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, विशिष्ट चालकता में तनुता वृद्धि से कमी या वृद्धि क्या होती है। तो देखिएगा विशिष्ट चालकता, ये गलत लिखा हुआ है पहली बात तो, ये विशिष्ट चालकत्व होता है, विशिष्ट चालकत्व होता है ये, और विशिष्ट चालकत्व को चालकता भी कहा जाता है। और चालकता जो होती है वो 1 ml विलियन से संबंधित होती है। तो 1 ml विलियन में आयनों की संख्या में कमी आती है जब हम तनुता बढ़ाते हैं। तो तनुता बढ़ाने से 1 ml यानी एकांक आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या में कमी आती है, जिस कारण से तनुता वृद्धि से विशिष्ट चालकत्व या चालकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसका आंसर होगा कमी होती है ना। क्यों, क्योंकि विशिष्ट चालकता नहीं है, ये विशिष्ट चालकत्व है, याद रखिएगा, या चालकता भी बोल सकते हैं, यानी कापा है, ये क्या है, कापा। और कापा जो संबंधित होती है वो 1 ml सॉल्यूशन से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है, 1 ml सॉल्यूशन से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विलयन की pH 10 है तो उसका इलेक्ट्रोड विभव कितना होगा। तो देखिएगा इस क्वेश्चन के लिए वैसे एक डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, लेकिन वो फॉर्मूला आया कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा हम सबसे पहले क्या करेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या होती है, E = E0 माइनस 0.0591 अपॉन n log प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बटा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान से देखिएगा और इसको नोट करते जाइएगा। नोट कर लिया इतना। अब मुझे एक बात बताइएगा कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर एक तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया भी हो सकती है, एक अपचयन की भी हो सकती है, क्योंकि एनोड और कैथोड दोनों की बात व्यवहार करता है। तो हम यहाँ पर इसके अपचयन की अभिक्रिया लिख लेते हैं। तो अपचयन की अभिक्रिया होगी H प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू H, यानी हम इसको बैलेंस करें तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू H2। अब इस अभिक्रिया के लिए जो नेक्स्ट इक्वेशन है ना, इसको लिख लेते हैं। तो E इज इक्वल टू E0 कितना होता है, 0। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए E0 कितना होता है, 0। तो E इज इक्वल टू 0 माइनस 0.0591 अपॉन 2 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं। लोग प्रोडक्ट क्या है, H2 गैस है, तो हम इसका दाब काम में लेंगे तो PH2, और H प्लस की सांद्रता का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको नोट कीजिएगा जल्दी सी, स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार आप। मैं इसको मिटाऊंगा क्योंकि मोबाइल की जो स्क्रीन है उसके ऊपर इतना स्पेस नहीं है। अब मुझे बताओ, जो हाइड्रोजन का प्रेशर होता है वो कितना मानते हैं, कितना लिया जाता है? 1 atm, तो ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? E इज इक्वल टू -0.059/2 log H प्लस का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, देखिएगा, E इज इक्वल टू -0.0591/2 log, ऊपर तो 1 हो गया, नीचे क्या था? H प्लस की सांद्रता का स्क्वायर था ना, वो ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा वो H प्लस की सांद्रता का -2, और ये -2 आगे आएगा। लोग में जो पावर होती है वो कहाँ आती है? आगे, और आगे आएगा तो आगे पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा? प्लस, और जो 2 आया वो इस 2 से कट जाएगा। तो बताओ हमारे पास जो समीकरण आएगी वो क्या आएगी? E इज इक्वल टू 0.0591 log H प्लस। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। देखो, इस 2 को मैं आके लेके आया हूँ, -2 आगे लेके आया तो माइनस माइनस कट जाएगा, और फिर 2 से 2 कट जाएगा, तो फिर क्या बचेगा? ये बचेगा। अब इस पूरी समीकरण को मैं माइनस से गुणा कर दूँ अगर, या फिर एक काम करते हैं, log H प्लस का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो log H प्लस इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ? E बटा 0.0591 है ना। अब इस पूरी समीकरण को किससे गुणा कर दो? माइनस से, तो यहाँ माइनस लगा दो और यहाँ माइनस लगा दो, और माइनस log H प्लस किसके बराबर होता है? PH के। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो PH इज इक्वल टू हो जाएगा -E बटा 0.0591, तो PH इज इक्वल टू होता है -E बटा 0.0591। ठीक है, ये सूत्र हो गया। तो E बराबर हो जाएगा PH गुणा 0.0591, और आगे क्या लगेगा? माइनस, और PH की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 10, तो -10 गुणा 0.0591, तो बताओ आंसर कितना आ जाएगा? -0.591 है ना। नोट कर लो इसे, -0.591 वोल्ट। ये इस प्रश्न का क्या होगा? उत्तर होगा। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। आप चाहे तो ये डायरेक्ट सूत्र याद कर सकते हैं। PH इज इक्वल टू होता है -E बटा 0.0591। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक अभिक्रिया जिसमें K का मान है 0.002 सेकेंड इनवर्स प्रति सेकंड का मतलब सेकंड इनवर्स होता है, तो कोटि क्या होगी? तो वेग स्थिरांक K की इकाई देकर के हम कोटि बता सकते हैं, तो कोटि हो जाएगी 1, यानी ये प्रथम कोटि की क्या है? अभिक्रिया। एस्टर का जल अपघटन किस कोटि की अभिक्रिया होती है? याद कर लेना, प्रथम कोटि की होती है ना। उत्प्रेरक की उपस्थिति में होने वाली जो अभिक्रिया होती है, एस्टर का जल अपघटन अम्लीय माध्यम में करवाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा प्रथम कोटि। क्वेश्चन नंबर 9, शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धआयुकाल का सूत्र लिखो। तो T½ इज इक्वल टू होता है A0/2K, प्रारंभिक सांद्रता बटा 2K है ना। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता बटा 2K, ये किसका सूत्र होता है? प्रथम शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धआयुकाल का सूत्र। ताप की वृद्धि से भौतिक अधिशोषण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप की वृद्धि से भौतिक अधिशोषण कम होता है। क्या होता है? कम होता है। ठीक है, और ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने सरफेस केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से इसको पढ़ा रखा है कि भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में क्या क्या अंतर होता है, वो सारे आप वहाँ से पढ़ लेना। अगर एक एक क्वेश्चन को ऐसे डिटेल में अगर ज़्यादा देखेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए आपको भी कुछ करना तो है ही। जल व तेल किस प्रकार का कोलाइड है? तो ये इमल्सन होता है या पायस होता है? तो इसका आंसर होगा पायस या इमल्सन, पायस या इमल्सन। फिटकरी के कौन से आयन मटमैले पानी को साफ करते हैं? तो फिटकरी के कौन से आयन मटमैले पानी को साफ करते हैं?
Al+3 आयन। कौन से आयन? Al+3 आयन। क्योंकि पानी में जो मिट्टी के कण होते हैं ना, वो ऋणावेशित होते हैं और Al+3 आयन इनको उदासीन करके इनका झुंड बना देते हैं। और झुंड कहाँ बैठ जाता है? नीचे बैठ जाता है ना, स्कंदन कर देते हैं इनका। तो आंसर क्या हो जाएगा? Al+3 आयन। अवक्षेप का सॉल बनाने की परिक्षेपण विधि का नाम लिखो। तो इसका आंसर होगा डबल डिकम्पोजिशन यानी द्विक अपघटन, है ना। ये आप याद कर लेना। अवक्षेप का सॉल बनाने की जो विधि है उसका नाम है द्विक अपघटन। इंग्लिश में कहते हैं डबल डिकम्पोजिशन। ठीक है। अमोनिया व फोस्फीन में किसका बंध कोण अधिक होता है और क्यों? तो देखो, क्यों नहीं लिखा हुआ इसमें, केवल ये पूछा है किसका अधिक होता है। फिर भी बता देता हूँ, अमोनिया का बंध कोण फोस्फीन से अधिक होता है, क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु की विद्युत ऋणता फोस्फीन के फॉस्फोरस से ज़्यादा होती है, जिसके कारण सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, ये थोड़ा कम करता है। तो अट्रैक्शन के बाद ये पास आ जाते हैं, तो इनमें प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा, तो ये बंध खुल जाएंगे और बंध कोण का मान लगभग 107 डिग्री हो जाएगा। जबकि फोस्फीन में ये बंध कोण लगभग 92 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 92 का। तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा, अमोनिया का बंध कोण ज़्यादा है, फोस्फीन का क्या है? कम। कौन सी निष्क्रिय गैस यौगिक बना सकती है? अक्रिय गैस की बात कर रहे हैं, नोबल गैस की। तो नोबल गैस एक तो जिनोन है, जिनोन यौगिक बना सकती है, और क्रिप्टॉन का भी एक यौगिक ज्ञात है KrF2। लेकिन इसमें एक ही पूछिए तो ज़्यादा सही आंसर क्या होगा? जिनोन होगा। हालांकि क्रिप्टॉन का भी एक यौगिक ज्ञात होता है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर होगा जिनोन। डी ब्लॉक के तत्वों में रंग दर्शाने का कारण बताओ। तो डी ब्लॉक के तत्व नहीं है, डी ब्लॉक के तत्वों के जो आयन होते हैं वो रंगीन होते हैं डी संक्रमण के कारण। डी संक्रमण के कारण, या आप लिख सकते हो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है। लेंथेनाइट संकुचन किस कारण से होता है? लेंथेनाइट संकुचन किस कारण से होता है? तो लेंथेनाइट संकुचन का मतलब होता है जब हम लेंथेनाइट श्रेणी में बाएं से दाएं जाते हैं। बाएं से कहाँ जाते हैं? दाएं। तो लेंथेनाइडों के आकार में कमी आती है, प्रभावी नाभिकीय आवेश जेड इफेक्ट का मान बढ़ता है, और सिग्मा का मान क्या हो जाता है? कम होता है, क्योंकि एफ कक्षकों का परिरक्षण प्रभाव कम होता है। तो जेड इफेक्ट के बढ़ने के कारण और सिग्मा के कम होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 19, लेंथेनाइडों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है +3, है ना। ऑक्सीकारक किस प्रकार की ए ब्लॉक की धातुएं बनाती है? ये क्वेश्चन ही मुझे लग रहा है गलत है, इसको आप छोड़ दीजिएगा। फ्लोरोमेथेन और क्लोरोमेथेन में किसका द्विध्रुव आघूर्ण ज़्यादा होता है? तो फ्लोरोमेथेन का द्विध्रुव आघूर्ण ज़्यादा होगा, और फ्लोरोमेथेन CH3F और क्लोरोमेथेन CH3Cl। ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। फ्लोरोमेथेन और क्लोरोमेथेन में किसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है? तो क्लोरोमेथेन का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? अधिक। इसका कारण क्या है? देखिएगा, QF, F का आवेश QCl ज़्यादा है, लेकिन DCF से बहुत अधिक होता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण होता है μ = Q × D, Q × D, ये सूत्र होता है। तो आवेश बढ़ने पर म्यू बढ़ेगा, डी बढ़ने पर भी क्या होगा? बढ़ेगा। अब हम बात करें CH3F की और CH3Cl की, तो इसमें F फ्लोरीन का ज़्यादा है, क्लोरीन का कम है। ये बात तो सही है, लेकिन CCl बंध की जो लंबाई है ना, वो CF से बहुत ज़्यादा है। यानी हम कह सकते हैं CCl ज़्यादा है CF से। इसका मतलब आंसर हो जाएगा क्लोरोमेथेन। गैस अवस्था में पाए जाने वाले एल्केन का सूत्र लिखो। तो मीथेन हो गया,
अगला क्वेश्चन है क्लोरोमेथेन में वुड्स अभिक्रिया से क्या बनेगा? तो CH3Cl प्लस CH3Cl Na शुष्क ईथर, तो एथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एथेन। सीरे के किण्वन से कौन सा एल्कोहल बनता है? तो सीरे के किण्वन से पीने वाला एल्कोहल एथिल एल्कोहल बनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा C2H5OH। मेथेनॉल और एथेनॉल में कौन अधिक अम्लीय है और क्यों? तो देखो, मेथेनॉल का जो संयुग्मिक क्षार होगा वो ये होगा और एथेनॉल का संयुग्मिक क्षार होता है ये, है ना। इसको कहते हैं मिथॉक्साइड आयन, इसको कहते हैं एथॉक्साइड आयन। मतलब जब दोनों अपने प्रोटॉन त्याग देंगे तो जो संयुग्मिक क्षार बनेंगे वो एक तो ये बनेगा मिथॉक्साइड आयन और ये बनेगा इथॉक्साइड आयन। मिथॉक्साइड आयन में मेथिल का प्लस आई प्रभाव लग रहा है, इथॉक्साइड आयन में एथिल का प्लस आई प्रभाव लग रहा है। लेकिन एथिल का जो प्लस आई होता है वो मेथिल से क्या होता है? ज़्यादा। तो एथिल के प्लस आई प्रभाव के अधिक होने के कारण इस माइनस आवेश की मात्रा अधिक बढ़ेगी और मेथिल के प्लस आई प्रभाव का मान कम होने के कारण माइनस बढ़ेगा तो सही, लेकिन थोड़ा कम बढ़ेगा। अब आवेश अगर ज़्यादा होता है ना तो स्थायित्व तो क्या होता है? कम। तो एथॉक्साइड आयन कम स्थायी हो गया और मेथॉक्साइड आयन ज़्यादा स्थायी हो गया। तो एथॉक्साइड आयन कम स्थायी होने के कारण एथेनॉल जो होगा वो कम अम्लीय होगा, मेथेनॉल ज़्यादा अम्लीय होगा। तो ज़्यादा अम्लीय कौन होता है? मेथेनॉल, क्योंकि मेथॉक्साइड आयन अधिक स्थायी है किसकी तुलना में? एथॉक्साइड आयन की तुलना में। अगला क्वेश्चन है फिनॉल को हवा में खुला छोड़ने पर उसका रंग कैसा हो जाता है? तो याद रखिएगा, पिंक हो जाता है, यानी गुलाबी। फिनॉल को जब हवा में खुला छोड़ते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है? पिंक हो जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा गुलाबी। अगला प्रश्न है ईथर को हाथ लगाने पर कैसा अनुभव होता है? तो याद कर लीजिएगा, ईथर को जब हाथ लगाया जाता है तो ठंडा महसूस होता है। कैसा महसूस होता है? ठंडा, है ना। ईथर को हाथ लगाने पर ठंडा महसूस होता है। कैनिजारो अभिक्रिया किस में होती है? तो एल्डिहाइड में होती है और ऐसे एल्डिहाइड होने चाहिए जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या हो? अनुपस्थित। तो आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड में, और वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या हो? अनुपस्थित, यानी हम कह सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड में। अगला प्रश्न देखो, रोजेनमुंड अपचयन से क्या बनता है? तो रोजेनमुंड अपचयन से एल्डिहाइड बनता है RCOCl PD BaSO4 हाइड्रोजन, है ना। तो RCHO यानी एल्डिहाइड का क्या होता है? निर्माण। HVZ हेल होलार्ड जेलिस की अभिक्रिया किस पदार्थ की अभिक्रिया है? तो ये अभिक्रिया है अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्लों की। अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्लों की। किसी एक 3 कार्बन वाले डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम लिखो। किसी एक 3 कार्बन वाले डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या लिखना है आपको? नाम लिखना है। देखिएगा, CH2 COOH इसका नाम होता है मेलोनिक अम्ल। क्या नाम होता है? मेलोनिक अम्ल। मैंने आपको पढ़ाया था कि 2 कार्बन का जो एसिड होता है वो ऑक्जेलिक एसिड होता है जिसमें 2 COH समूह हो, और एक होता है 3 कार्बन का, उसे कहते हैं मेलोनिक। एक और अगर बढ़ाओगे तो उसे सक्सिनिक कहते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो ये हमने 31 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, है ना। 1-लाइनर क्वेश्चंस में हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं? 31। इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप यहाँ तक के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो
तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिएगा, मिलते हैं अगले क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 32 से। थैंक यू।